ऑलराइट जी, तो स्ट्रक्चर इज द सेम एज यू कैन सी। आपका जब भी आइल्स का पेपर चेक होता है, चेकिंग क्राइटेरिया, आप में से कुछ जानते हैं कि आइल्स किन पैरामीटर्स पे आपका पेपर चेक करता है? चार हैं टोटल मेन, आगे उनके सब कैटेगरीज हैं। कभी देखो हो वैसे ही कि अच्छा पेपर कैसे चेक होता है हमारा, या आप डिटेल में जा रहे हैं? कोहेरेंस, हम पहले लिखते हैं टीए, इसको बोलते हैं टास्क अचीवमेंट। इसके नंबर मेनली होते हैं कि आपने ऑन टॉपिक लिखा है कि नहीं लिखा। अगर आपने इंग्लिश ठीक लिखी है, मींस आपके ग्रामर की गलती नहीं है, आपकी वोकेबलरी अच्छी है, सारा कुछ ठीक है, मगर आपने जो मैंने सवाल पूछा तो उस पर तो आंसर ही नहीं किया, आपने तो कुछ और ही लिख दिया, ऑफ टॉपिक चलेगी, उसको आइल्स वाले बोलते हैं टास्क अचीवमेंट। आपने क्वेश्चन को आंसर भी किया है कि नहीं किया। गुड। दूसरी चीज, इसको मैं से कर लेता हूँ, आंसरिंग द प्रॉम्प्ट। आज मैं आपको क्वेश्चन करवाने लगा, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मे बी फॉर एनी रीजन पेपर में आप शायद भूल गए, आपसे मिस हो गया, या आपका टाइम खत्म हो गया, आपने सिर्फ एडवांटेजेस ही लिखे हैं, डिसएडवांटेजेस नहीं लिखे, तो तभी आपने टास्क अचीव तो नहीं किया, आधा क्वेश्चन किया ना। तो उसको ये चेक करता है कि अगर मैंने दो चीजें पूछी थी तो क्या आपने दोनों लिखी हैं, अगर मैंने तीन चीजें पूछी थी तो क्या आपने तीनों लिखी हैं। अगर उसमें से कोई भी चीज मिसिंग होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसने आपके नंबर डिडक्ट करा। उसको बोलते हैं टास्क अचीवमेंट। या तो ऑफ टॉपिक, या आपने पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं किया। गुड। अभी आप में से किसने बोला था ये कोहेजन एंड कोहेरेंस? ऑलराइट, सेकंड थिंग, दैट इज सी एंड सी कर देते हैं इसको, कोहेजन एंड कोहेरेंस। कोहेजन एंड कोहेरेंस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऐसे। एक होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर। ओवरऑल स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसे में कितने पैराग्राफ्स ओवरऑल होने चाहिए, पहले कौन सा आना चाहिए, बाद में कौन सा आना चाहिए। ये जो मैंने ऐसे का स्ट्रक्चर आपके साइड पे लिख के दिया भाई, ये एक्चुअली कोहेरेंस में है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ठीक है। और दूसरा होता है कि विद इन द पैराग्राफ। विद इन द पैराग्राफ का मतलब है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ दोबारा ताकि हम जरा एक ही लाइन में रहे। विद इन द पैराग्राफ सेंटेंस का मतलब ये है कि आपके पैराग्राफ में अगर लेट्स सपोज एक पैराग्राफ है, आपने कुछ छह जुमले लिखे हैं, पांच लिखे हैं, तो उन पांच या छह जुमलों की तरतीब क्या होनी चाहिए, कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस उसका आखिरी होना चाहिए जिसको हम कंक्लूडिंग सेंटेंस बोलते हैं। आपने एग्जाम्पल्स लिखनी कहाँ पे हैं, आपने एक्सप्लेन कहाँ पे करना है, वो सारी चीजें इस वाले पैरामीटर में चेक होती हैं। एक करते हैं कि ओवरऑल पैराग्राफ अपनी जगह पे है कि नहीं है, फिर चेक करते हैं कि इस पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस हैं वो अपनी जगह पे हैं कि नहीं। कोहेरेंस एंड कोहेजन। गुड। इस पे मार्किंग है आपकी। अगला क्या है जी, अगर किसी को याद हो तो, एनीबडी, किसी को पता है तो? जी सर। लैंग्वेज रिसोर्सेज, एलआर का, लेक्सिकल, वेरी गुड। इसको हम कर देते हैं एल आर। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, बेसिकली वोकैब की बात कर रहे हैं। फिर वो चेक करते हैं कि आपने जो आंसर हमें लिख के दिया है, उस आंसर के लिए जो आपने अल्फाज का चुनाव किया है, टू एक्सप्लेन और इलेबोरेट और एक्सप्लेन समथिंग, वो अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है, जिसको हम कहते हैं टॉपिक वोकैबलरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जी इंटरनेट के फायदे और नुकसान बताएं, तो डेफिनेटली इस पे आप जब एक्सप्लेन करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स आने चाहिए जो इंटरनेट की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि आजकल इलेक्ट्रिक कार्स का बड़ा कॉन्सेप्ट है, या इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, तो इसके फायदे नुकसान बता दें, तो फिर आपकी वकैब उस तरह की होनी चाहिए, क्या फायदे और क्या नुकसान। तो कुछ जनरल वकैब तो सेम आएगी, जो कि शायद इंटरनेट और इलेक्ट्रिक बाइक के ऐसे के अंदर आपको सेम से मिलेंगे, मगर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे जो कि दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। एग्री?
नहीं एग्री? अच्छा बोला, एग्री करें ना फिर। एग्री है? अभी भी सोएंगे, एग्री है? थोड़े जा। तो आपकी वोकैबुलरी टॉपिक वाइज चेक होती है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर टॉपिक लिख लेता हूँ। तो आपकी कुछ जनरल वोकैब होती है जो ऑलमोस्ट हर ऐसे में फिट होती है। कुछ आपकी टॉपिक वोकैब होती है जो सिर्फ उसी ऐसे के अंदर फिट हो सकती है और कहीं नहीं फिट हो सकती। आखिरी चीज, हाँ जी, इसमें किस, GRA, वो इसको GRA लिख देते हैं, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इसमें बेसिकली आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेक करते हैं। एक मिनट, मैं सेंटेंस लिख देता हूँ। आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अभी मेरा ख्याल है 2 वीक्स पहले आपकी क्लास करवाई थी मिस नूरीन ने, आई थिंक शायद वो एक सेक्शन लिया था छोटा सा थर्सडे को, जिसके अंदर ग्रामर का कुछ हमने टच किया था, ठीक है। अगेन वही है कि आपके टेंसेस और स्ट्रक्चर, और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आप सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे में लिख के दिखाएं। आपके इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस के 4 ही स्ट्रक्चर्स हैं, सिंपल है, कंपाउंड और कम्प्लेक्स, बेसिकली 3 है, आगे इनके कॉम्बिनेशन है। फिर आगे कंपाउंड कम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड कंपाउंड कम्प्लेक्स है, वो आगे डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है, बेसिकली 3 ही, सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स। ये आपको अगर तीनों आते हैं, आप कोई भी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर वो टेंसेस आ जाते हैं, डिपेंड करता है अब आप पास्ट की बात कर रहे हैं, आप प्रेजेंट की कर रहे हैं, फ्यूचर की कर रहे हैं, वो फिर उस तरह का आपका स्ट्रक्चर बनता है। ये 4 चीजें चेक होती हैं। ऑलराइट, आज अब मैं आपको ऐसे करवाऊंगा, हम 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आज का मैंने लेक्चर ऐसे डिज़ाइन किया है। एक तो मैंने आज आपका फोकस यहाँ पे करवाना है, कोहेजन एंड कोहेरेंस, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेंटेंसेस की तरतीब क्या होनी चाहिए विद इन द पैराग्राफ, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, एंड ऑल दैट। साथ हम इसको टच करेंगे, आज हम इस पे फोकस करेंगे। गुड। और ये वाला जो है, ये एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक होती है। ये मैंने पहले भी कई दफ़ा लेक्चर्स करवाए हैं। ये मैं आपको बीच बीच में करवाता रहता हूँ, मगर मैं इसकी फिर अगेन कोई डिज़ाइन करूँगा लेक्चर्स इस तरह से कि हम सिर्फ उस दिन ग्रामर पे काम करें मगर ऐसे को लिखें, या हम उस दिन सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग पे काम करें मगर ऐसे को ही लिखें। गुड। आज हम CC और LR पे ज़्यादा फोकस करेंगे। बात समझ आ गई? ऐसे पूरा लिखेंगे मगर हमारा मेन फोकस, आज मैंने आपको सिखाने की कोशिश करनी है कि कोहेजन एंड कोहेरेंस और लेक्सिकल रिसोर्स को एक्चुअली एडजस्ट कैसे करना है ऐसे के अंदर। हाँ जी, सब रेडी हैं? 2 लोग ही रेडी, बाकी फिर बाहर चले जाओ। हाँ जी, सब रेडी हैं? ऑनलाइन फ्रेंड्स रेडी हैं? ऑनलाइन फ्रेंड्स, सर। ठीक हो गया है। आप में से एक शख्स, आई थिंक कंप्यूटर पे क्लास ले रहा है, उस पर लिखा हुआ है डेल। तो डेल तो हम बड़ा शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, डेल का क्या मतलब होता है? डिलीट। तो नाम पूरा लिख दें प्लीज, ठीक है। आपने क्या, मेरी फर्स्ट क्लास है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। चलो जी, सारे रेडी हो आज फिर, लेट्स स्टार्ट द वर्क। ओके जी, तो आइल्स के अंदर जो सबसे पहला काम है, अगेन अभी मैं टास्क अचीवमेंट पे नहीं जा रहा, ठीक है, उसको हम साइड पे कर देते हैं। एज्यूम करोगे आपने सोच लिया है कि आपने क्या लिखना, आइडियाज भी हैं, सारा कुछ है आपके पास। अब आप ऐसे लिखने लगे, योर वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। अब सिर्फ हम आइल्स की बात करेंगे, आपने इससे पहले इंग्लिश में जब भी ऐसे लिखे हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। नाउ वी गोना टॉक अबाउट आइल्स ओनली। आइल्स में जब भी आप ऐसे लिखेंगे तो वो आपको हमेशा एक टॉपिक देते हैं, जिसको हमने यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर बैकग्राउंड का नाम दिया होगा। उस टॉपिक को बेसिकली आपने रीराइट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं पैराफ्रेस। और उसके बाद एक आंसर लिखना होता है, क्योंकि उन्होंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा होता है। तो आपने एक लाइन में आंसर लिखना होता है, यू डू नॉट एक्सपैंड। चले 2 लाइनें ले, ठीक है। और पैराफ्रेस करना है टॉपिक को, जो भी टॉपिक उन्होंने दिया। समटाइम्स द टॉपिक लाइन इज बिट लेंथी, तो ज़रा लंबा बन जाता है, एंड समटाइम्स द टॉपिक लाइन इज जस्ट 1 लाइन, तो वो एक लाइन आपने पैराफ्रेस करनी है। When we talk about the paraphrase, it's all vocabulary game. इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ vocab की गेम चल रही है मेनली। आपके पास वर्ड्स के ऑल्टरनेटिव हैं, वी आर गुड टू गो। मेकिंग सेंस? ठीक हो गया। तो हम क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, सिर्फ vocabulary गेम की, ताकि हमें जरा समझ आ जाए कि vocab को अंडरस्टैंड कैसे करना है। या अगर आप मुझे पूछेंगे सर vocab कैसे तैयार करनी है,
तो जो एक्टिविटी हम करने लगे वो वोकैब डेवलपमेंट ही है। अगर आप एक्टिविटीज करते रहेंगे ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस, आपकी वोकैब रेडी होती जाएगी। गुड। ठीक हो गया। Alright जी, for the vocab exercise we're going to do a small activity। ठीक है, ये आपको समझ आ गई तो उसके बाद जब मैं आपको दोबारा लेके जाऊंगा ना, ऐसे भी कि जी पैराफ्रेज करें, तो आप मेरी बात फौरन से समझ आएंगे एक्चुअली मेरी डिमांड क्या है आपसे, या आइल्स वाले का डिमांड क्या, तो आपने सीखना कैसे उस। ठीक है, एक्सेस छोटी सी है कि आई हैव रिटन सम वर्ड्स, जैसे 1 से लेके 7 तक वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, और नीचे इनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। कोशिश ये करनी है कि पहले खुद से ट्राई करनी है without taking any help from the dictionary and try to match it all the 7। once you are done, फिर बेशक आप डिक्शनरी से हेल्प लेके उसको रीचेक कर लें कि किसका आंसर क्या है। बेसिकली ये एक वर्ड या एक फ्रेज लिखा हुआ है या कॉलोकेशन है, आपने बताना है कि इसका रिस्पेक्टिव मीनिंग कौन सा वर्ड है। इनके आगे 1 2 3 लिख लें या इनके आगे ABCD लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाइस वर्सा एक ही काम कर रहे हैं। ओके, सिर्फ ये वाली एक्टिविटी करनी है, भी आगे नहीं जाना आप। वंस वी आर डन विद दिस एक्टिविटी, फिर हम ये इन्हीं वर्ड्स को ज़रा ब्लैंक्स में यूज़ करेंगे ताकि आपको ज़रा वर्ड्स का यूजेज भी आ जाए, और इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करवा के फिर मैं आपसे 2 सेंटेंस लिखवाऊंगा या एक लिखवाऊंगा, या डिपेंड करता है कितने वर्ड्स हैं, कितने जुमले बन सकते हैं इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके, फिर हम उसको पैराफ्रेज कर लें, फिर हम ऐसे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑल सेट। ठीक है, सो आई हैव दिस डॉक्यूमेंट विद मी, आई एम गोना गिव यू दिस डॉक्यूमेंट एंड आई वांट यू टू वर्क ऑन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, और जितने मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं ये मैं भी ग्रुप में शेयर करवा रहा हूँ। उमर, इफ यू आर लिसनिंग टू मी प्लीज शेयर दिस डॉक्यूमेंट इन द ग्रुप। ऑनलाइन फ्रेंड्स आपने मुझे चैट बॉक्स में फिक्स करके देना है। हाँ जी, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, सबको समझ आ गया क्या करने लगे हैं। ठीक हो गया। ऑलराइट जी, तो जो आपका सबसे पहला वाला वर्ड है इंक्रीजिंगली कॉमन, इसको कौन सा मैच करेगा? डेल्टा। परफेक्ट हो गया है, तो 1 का आंसर है डी, इसको हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। परफेक्ट, 1 इज डी। यहाँ पे लिखा है बिकमिंग मोर यूजुअल और फ्रीक्वेंट, कॉमन का मतलब यही होता है। ठीक है, और इंक्रीजिंगली मोर के साथ उसने इसको पैराफ्रेज किया हुआ। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, अर्बन एरियाज। पक्का? चलो ठीक है, सही जा रहे हैं। ये तो लग रहा है कि बड़ा बेसिक सा काम दे दिया आज। ठीक है, सो नंबर 2 का ई ऑप्शन है। नंबर 3 रिफ्लेक्ट्स। ऑप्शन जी जो है शोज और इंडिकेट्स, दैट्स नंबर 3। गुड। आपका नंबर 4 वर्ड जो है सोसाइटल चेंजेस। बी चेंजेस इन द वे सोसाइटी बिहेव्स और इज ऑर्गेनाइज्ड। तो ये हो गया नंबर 4। उसके बाद जो आपका 5वां वर्ड है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ए। ठीक है जी, एग्री। और आपका 6वां वर्ड शिफ्टिंग कल्चरल नॉर्म्स। ठीक है जी, 6। और फिर जो आखिरी बचा वो 7th, ये होगा इम्प्लीकेशंस कॉन्सिक्वेंसेस। सी। हाँ जी, सबके ही निकले। अगर आपका कोई आंसर गलत भी है तो कोई बात नहीं है, सिंपली बेसिकली आपको वोकैब का मतलब ये होता है कि वर्ड का मीनिंग या उसका सिनोनिम या उसका कोई फ्रेज उसको एक्सप्लेन कर दें, वो आना चाहिए। अब आपने वोकैब कैसे तैयार करनी है, अगर आप सिंपली एक वर्ड लिखते हैं डिक्शनरी में और उसका मीनिंग देख लेते हैं, फाइन। मगर आइल्स के अंदर गेम वर्ड टू वर्ड नहीं चलती, लिसनिंग के पेपर में भी नहीं चलती है, रीडिंग के पेपर में भी नहीं चलती है। और अगर आपने वोकैब अच्छे से तैयार कर ली तो आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, बिकॉज यू नो हाउ टू एक्सपैंड। और अगर कोई लाइन एक्सपेंडेड है तो हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट। 3 लफ्ज लिखे तो उसको एक में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर एक लिखा है तो उसको 3 में कैसे कन्वर्ट करना है। मेकिंग सेंस? ये वाला काम हमने सीखना है, इसको हम कहते हैं कि पैराफ्रेजिंग। कभी कभी आप सिनोनिम यूज करते हैं और कभी कभी आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। जरूरी नहीं होता कि जब आप वर्ड मीनिंग करते हो तो इस वर्ड का एग्जैक्ट सिनोनिम, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम। आइट्स में ऐसे नहीं चलता।
आइल्स में ही वो फ्रेज फॉर्म में जाते हैं बार बार। सिर्फ पहली चीज़ है जो आपने सीखनी है या आपने जब प्रैक्टिस करनी है, मेक श्योर कि आप उसको ऐसे लर्न करें, सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं करें। अदरवाइज क्या होगा, आप कहेंगे यार मैंने वर्ड मीनिंग भी कर ली है, मैंने याद भी कर लिया है, फिर भी अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे पैराफ्रेज नहीं करना आता, मैं सुनता हूँ तो मुझे टेप के साथ उसको मैच करना नहीं आता, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे क्वेश्चंस नहीं मिलते। तो मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम एक्चुअली कि आप वोकैब को उस तरह से तैयार नहीं करें जिस तरह से आइल्स वाले डिमांड करते हैं। हाँ जी, इस पे किसी को एम्बिग्यूटी तो नहीं है? आर वी गुड सर? सिंपली वर्ड को डालें आजकल गूगल में, हो सके मुझे इसके सिनोनिम्स दे दे या इसकी मुझे पैराफ्रेजिंग बता दें, वो आपको उसी वर्ड की पैराफ्रेजिंग भी दे देगा, सिनोनिम्स भी दे देगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जब ऐसे करेंगे उसमें कई ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आते होंगे। अगेन दो तीन तरह से वोकैब तैयार कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पर। एक तो हम यहाँ पे लिखते हैं वोकैब की डेवलपमेंट। एक आपका काम होता है कि आपने करना होता है वर्ड और मीनिंग। ठीक है, ये वो वाला काम है जो हम अभी तक अपने लोकल सिस्टम में सीखते आए हैं। हम कहते हैं ये वर्ड है, पुट इट इन द डिक्शनरी एंड गेट द एग्जैक्ट मीनिंग। और डिक्शनरी में भी हम कोशिश करते हैं कि उसका एक एक वर्ड मैंने लिखा तो एक ही वर्ड मुझे को मीनिंग में मिल जाए, ऐसे ही है। तो ये तो हो गया वर्ड मीनिंग, मगर कभी कभी वो जो मीनिंग होता है वो उस तरह से शायद समझ नहीं आता हमें, तो उसके लिए हमें फिर वर्ड और उसके साथ सिनोनिम्स को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, कि उस जैसे वर्ड्स फिर हमें इसकी तरह कई बार अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब आइल्स में यहाँ तक गेम नहीं रुकती है, आइल्स में एक स्टेप और आगे चले गए हैं, वो कहते हैं यार वर्ड जो लिखा है ना, तो इसका कोई फ्रेज के अंदर मीनिंग होना चाहिए। आप ये कहने कि अगर मैंने इस वर्ड को एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा मगर ब्रीफली, दो या तीन वर्ड्स में, तो मैं कैसे करूंगा? ये वो एग्जांपल है यहाँ पे जो लिखी हुई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते, इंक्रीजिंगली कॉमन, और ऑप्शन डी में लिखा है जी बिकमिंग मोर यूजुअल और फ्रीक्वेंट। अब कॉमन का मैं करूँ तो एग्जैक्ट मीनिंग तो वही आ जाएगा, फ्रीक्वेंट, यूजुअल। यहाँ पे फ्रेज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है बिकमिंग मोर। और इंक्रीजिंगली करूँ तो इसका होगा जो चीज़ बढ़ रही है, एडिंग अप शायद मीनिंग आ जाए इसका। मेकिंग सेंस? सर के पैराग्राफ में मैं प्रैक्टिस कर रही थी, वहाँ पे यहाँ पे तो देखे ना, आपने जो ऊपर वर्ड दिए हैं टैब के नीचे आपने उसका दिया है, थोड़ा बहुत सेंस क्लियर हो रही है, वहाँ पे नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि ये मेरे पे सिखा रहे हैं तो मैंने बहुत इजी वाला बनाया है। ये तो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। मैं इसी को, इसी का ग्रेड ऊपर कर दूंगा तो यही एक्सरसाइज आपको मुश्किल लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ। हाँ जी, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाई हुई है। तो जब आइल्स में जाएंगे तो वहां पे लेवल्स आएंगे, मगर करना आपने यही होता है। और उसकी प्रेप इसी तरह से कि आपने इस तरह के वर्ड्स पे करने हैं। मैंने एक्चुअली आज जो एक्सरसाइज बनाई है सारी ऐसे पे डिपेंडेड है, ये जितने वर्ड्स हैं मैंने ऐसे में यूज किए हैं। मैं एक्चुअली आपको पैराफ्रेजिंग पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है। तो इसलिए एक्टिविटीज के हिसाब से डिजाइन हुई है। मगर जो आप बात कर रही हैं तरीकाकार सेम है, बट ऑब्वियसली इसका लेवल अप। बात ये होती है कि यार करना कैसे है। जो मैं आपको एंड रिजल्ट दूं, मैं कहूँ जी ये इसका आंसर है, वो तो पता लग गया आंसर ये है, मगर आंसर तक पहुंचना कैसे है, वो जो आपने रूट लेके जाना है, उसमें कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो क्या है? ये वो चीज़ है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे, मीन्स वर्ड मीनिंग, वर्ड सिनोनिम और वर्ड फ्रेज। एंड द ब्लेसिंग इज दिस, यू गाइस हैव डिक्शनरी इन योर हैंड्स एट द टाइम। अब वो बड़ी बड़ी डिक्शनरीज कैरी करने का सिस्टम नहीं रहा। आप वर्ड डालें, फ्रेज डालें, आपको मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, पैराफ्रेजिंग हर चीज़ निकाल के वो दे देते हैं। द थिंग इज दिस, यू कीप इट इन माइंड बिकॉज इन एग्जाम यू विल नॉट बी हैविंग एनी फैसिलिटी ऑफ एनी सॉर्ट। सिर्फ आप और आपका जहन है, तो इसलिए आपने सीखना है ताकि एग्जाम में आप उसको एग्जीक्यूट करें। गुड। हाँ जी, एटलीस्ट वी नो कि हमने तैयार कैसे करना है। ये ओके हो गया? ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज 2 पे चलते हैं। अगेन आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी, यूज द करेक्ट वर्ड और फ्रेज, इंस्ट्रक्शन ऊपर पढ़ लेनी है आपने। फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, ये आपके पास वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऑलमोस्ट वही वाले वर्ड्स हैं। एटलीस्ट नाउ यू नो कि इनका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। आपने इन वर्ड्स को यूज करके नीचे 7 ब्लैंक से फिल करना है। ठीक है। अगेन वंस यू डन, लेट मी नो, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जस्ट टू द पार्ट B1। जी माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 1 क्या ऑप्शन है जी?
ऑलराइट जी, नंबर वन आंसर इज इंक्रीजिंगली कॉमन। मैं पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है, बाद में की शेयर हो जाएगी। इंक्रीजिंगली कॉमन, दैट्स करेक्ट। नंबर टू, अर्बन एरियाज, दैट्स करेक्ट। इसके लिए मैं यूए का वर्ड लिख देता हूँ। नंबर थ्री, रिफ्लेक्ट्स, इसके लिए मैं आर का वर्ड यूज कर रहा हूँ। नंबर फोर, सोसाइटल चेंजेस, इसके लिए मैं एस और सी का वर्ड चेंज कर दूँ। सोसाइटल, हाँ, चेंजेस यही आएगा। नंबर फाइव, किस में, फाइव में? नहीं, सोसाइटल चेंजेस में। फाइव में क्या है जी? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एफ आई कर देते हैं, परफेक्ट हो गया। एंड व्हाट अबाउट सिक्स? शिफ्टिंग कल्चरल नॉर्म्स, यहाँ पे फिट हो। अगर नंबर फोर और नंबर सिक्स को ध्यान से पढ़े तो ये एक्सचेंज नहीं हो सकती, ये अपनी अपनी जगह पे ही रहेंगे। एंड व्हाट अबाउट सेवन? इम्प्लीकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ जी, गुड। ये सिंपल अगेन सिर्फ पैराफ्रेजिंग की एक्सरसाइज है कि आपने अगर एक वर्ड उठा के चेंज करना है तो कौन सा वर्ड किसकी जगह जाके फिट होगा तो मीनिंग सेम रहेगा। अब पैराफ्रेजिंग की डेफिनेशन कर लेते हैं। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि आपने एक सेंटेंस जो कि गिवन है उसी को रीराइट करना है। आपके पास चॉइस क्या, आप उसके वर्ड्स चेंज कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है कि आप उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, मगर ओवरऑल उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी विद द सेम मीनिंग। ओवरऑल सेंटेंस का मीनिंग सेम होना चाहिए। वर्ड्स आप बिल्कुल एक दफा चेंज करते हैं सारे, मीन्स के इसका जो गिवन सेंटेंस उसके अंदर उसका जिक्र भी ना हो, बट सेंस नहीं चेंज होनी चाहिए। दैट इज पैराफ्रेज। ये आइल्स के पीपल आपसे रिक्वायर कर रहे होते हैं। अब आपके पास अगर जुमले में 10 वर्ड्स हैं, मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप एग्जाम में 10 के 10 चेंज करें, क्योंकि इतनी वकैब नहीं होती है। या कई बार हम कुछ वर्ड्स ऐसे तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री का नाम आ गया तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा, वो तो वही रहेगा, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। या और कोई प्रॉपर नाउन आ गया तो, या वो किसी चीज़ पे बात करें जो कि उस टॉपिक का एक बेसिक फोकल पॉइंट है, सो आई कैन नॉट चेंज दैट वर्ड, मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा। सो इन दैट केस अगर आप 10 में से कोई 5 6 वर्ड्स भी चेंज कर देते हैं, वी आर इन अ वेरी गुड पोजिशन, ठीक है। अब अगेन, जितना आप ज्यादा अच्छा पैराफ्रेस करेंगे, बैंड्स उतने हाई हैं। जितना आप उसको थोड़ा सा लोअर लेवल पे पैराफ्रेस करें, मीन्स कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया, 100% वैसे नहीं लिखी, कुछ चेंज करके लिख दिया, मगर बात कर दी है पूरी, तो ऑब्वियसली आपका बैंड उस पैरामीटर्स के अंदर आ जाएगा। सो दैट इज वेयर द डिफरेंस लाइज। किसी को कम बैंड चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए। जिनको कम चाहिए वो पूरी लाइन में से आधी लाइन भी अगर या उसको क्वार्टर भी जो है चेंज कर देते हैं, वी आर इन अ गुड पोजिशन। जिनको हाई बैंड चाहिए, डेफिनेटली वो उसमें ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं। हाँ जी, मेकिंग सेंस। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको बैंड कितना चाहिए, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। ये पहला आपका, आप कह लें कि काइंड ऑफ अ बेस कैंप है। उसके बाद एडवांस जितना मर्जी कर जाए, एटलीस्ट आपका पेपर तो क्लियर होना जब आप एग्जाम में बैठे। बाकी स्कोर जितना मर्जी ले लें, उसमें तो हम भी कहते हैं कि अच्छा से अच्छा स्कोर आना चाहिए। हाँ जी, आर वी गुड विद दिस एक्सरसाइज? ठीक है, अब बस इसकी फाइनल एक्सरसाइज है। आपके पास ये नीचे वर्ड एक सेंटेंस लिखा होगा, मोर एंड मोर पीपल लिव इन सिटीज विदाउट रिलाइंग ऑन फैमिली सपोर्ट बिकॉज ऑफ मॉडर्न चेंजेस। आपके पास जो वर्ड्स ऑलरेडी पर दिए हुए हैं, उन्हीं वर्ड्स को यूज करके आप इसको रीराइट कर सकते हैं। जो वर्ड्स अभी हमने ऊपर लिस्ट में लिखे हैं, जो पहले 7 वर्ड्स हैं, अभी आपने इसमें भी डाले हैं, उन्हीं वर्ड्स को यूज करके जस्ट रीराइट द सेम स्टेटमेंट। जितने चेंज कर सकते हैं कर लें। एक्चुअली एक्टिविटी तो बनी हुई है कि कम से कम 2 वर्ड्स चेंज कर दें, क्या ना, एटलीस्ट 2 वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द वोकैबुलरी लिस्ट। मगर आप जिस तरह की स्टेटमेंट बना सकते हैं बना दें। हाँ जी, जो लाइन मैंने अंडरलाइन की, इसी लाइन को दोबारा लिखना है। जो आपके पास ऊपर लिस्ट अवेलेबल है 7 वर्ड्स की, उनमें से कोई ना कोई वर्ड्स इधर पुट करके इसको रीराइट करना है। हाँ जी, बात समझ आ रही सारों को? दिस इज द वोकैबुलरी लिस्ट। इन वर्ड्स को यूज करके आपने इस स्टेटमेंट को रीराइट करना है जो कि इटैलिक्स में लिखी हुई है, मोर एंड मोर पीपल। जस्ट ट्राई टू चेंज द वर्ड, वी ऑलरेडी हैव द वोकैबुलरी। हाँ जी, मैक्सिमम 1 मिनट है, कर लें फिर उस पर बात करते हैं।
अच्छा, जब आप पैराफ्रेज करेंगे इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि जो सेंटेंस मैंने आपको आंसर में लिख के दी ऐसे ही होगा। आपने हो सकता है इसका कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया हो, दैट्स ऑल गुड। बट है कि अगर ओवरऑल सेंटेंस की सेंस सेम है जो कि मेन सेंटेंस है आपका, वी आर इन अ गुड पोजीशन। अब ये कैसे लिखा है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आपने अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिखा है तो इट्स ओके। आपका मेन सेंटेंस कह रहा है जी मोर एंड मोर पीपल, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग लिव इन सिटीज विदाउट रिलाइंग ऑन फैमिली सपोर्ट, इसका मतलब कि फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है और ज्यादा से ज्यादा लोग शहर में रह रहे हैं। आ, क्यों रह रहे हैं, इसका रीजन है मॉडर्न चेंजेस, दैट वाज द क्वेश्चन वी वर पैराफ्रेजिंग। हमने इसको चेंज क्या किया, लिविंग अलोन इन अर्बन एरियाज, ठीक है, तो सिटीज आ गया अर्बन एरियाज और लिविंग अलोन हो गया वही विदाउट फैमिली, हैज बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन, मोर एंड मोर पीपल, वो एक्चुअली यहाँ पे उसने फिट किया, ठीक है। और लिविंग अलोन कह लेंगे, अब ये पैराफ्रेज होती है तो हम वर्ड टू वर्ड नहीं जा सकते, हम सेंटेंस को शफल करके दोबारा लिखते हैं, सेंस सेम रखनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब हम कहते हैं ना जी पैराफ्रेज करें किसी स्टेटमेंट को या वोकैब मैच करें, स्टूडेंट एक वर्ड उठाता है और उसके नीचे जाकर उसका वर्ड ढूंढना शुरू कर देता है, दैट इज एक्चुअली वेयर द प्रॉब्लम इज। आइट्स का पूरा पेपर बस पैराफ्रेजिंग पे घूम रहा है, वोकैब मीन्स के सेंस सेम करनी है बार बार। हाँ, बहुत रेयर है कि आपको एग्जैक्ट वर्ड मिल जाए, अगर मिल जाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट सेंस तो सेम बनाए। और क्यों कर रहे हैं आप मॉडर्न चेंजेस को, उसने कर दिया है कि ड्यू टू सोसाइटल चेंजेस। अगर आप ये आप कल्चरल चेंजेस पे लगा दे तो वो भी ठीक है कि ड्यू टू कल्चरल चेंजेस भी हो रहा है, फाइन, मेकिंग सेंस। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ओवरऑल एक पैराफ्रेजिंग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। पैराफ्रेजिंग जो है ना बेसिकली वोकैब की गेम है, और वोकैब का हरगिज मतलब नहीं कि वर्ड टू वर्ड चलना है। तो पैराफ्रेजिंग में आपने एक्चुअली कुछ फ्रेजेस पिक करने होते हैं जिसका मतलब सेम है। अब हम इस एक्टिविटी एक्टिविटी को रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, और अब हम जरा चलते हैं अपने ऐसे के ऊपर वापस, ठीक है, ताकि जरा ऐसे को भी साथ साथ लेके चलें। और यहाँ से हमने बात शुरू की थी। सो आइट्स में आप जब भी ऐसे लिखेंगे तो आपको जब भी क्वेश्चन स्टेटमेंट आएगी तो उसका काम ये होगा कि इसको पैराफ्रेज करें और उसके बाद इसका थीसिस स्टेटमेंट लिखें, मींस कि उसका आंसर स्टेटमेंट लिखें। हमने अभी सारी एक्टिविटीज के ऊपर की है। अगर मैं आपसे पूछूं यार व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ मोबाइल फोन, और मैं कुछ मुझे एक लाइन में आंसर दे दें, क्या आंसर बन सकता है? व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, चलिए डिसएडवांटेज को भी निकालते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ मोबाइल, एक लाइन जल्दी से इंग्लिश में दे दें, इंग्लिश में पूरा जुमला चाहिए। ठीक है, आपने इसको प्लूरल में कर दिया, बट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सर इसी आंसर में अपनी ओपिनियन डाल दें, मगर इसको शॉर्ट करें थोड़ा सा, ट्राई टू ब्रिंग इट इन लाइक बिट स्क्वीज स्टेटमेंट। और ओपिनियन मीन्स कि आई का वर्ड डालना है इसके अंदर, आपने दोबारा बताया मुझे एक स्टेटमेंट। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ मोबाइल फोन? But I believe there are quite a few advantages using a mobile phone. Like it is a very good way of getting communication and searching for the information available out there on the internet. डन हो गया। एक आपने जब भी अपनी ओपिनियन डालनी, सिर्फ आई बिलीव इन माई ओपिनियन, सिर्फ एक फ्रेज ऐड करना, आपकी ओपिनियन कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज आपने करना होता है, जो भी भाई ने आंसर दिया आपने स्ट्रेट आंसर करना है। स्ट्रेट आंसर में लिख देते हैं यहाँ पे, इन्होंने मुझे एक्चुअली एडवांटेज बता दिया। इन्होंने कहा जी इजी कम्युनिकेशन, हम ये ले लेते हैं। हाँ जी, एक जुमला बनाना आसान है। अगर मैं इसी के साथ कहूँ कि सिर्फ एंड लगा के मुझे एक डिसएडवांटेज भी दे दें तो कोई मुश्किल काम है? आप कह सकते हैं जी आजकल लोग मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। एडवांटेज हो गया जी इजी कम्युनिकेशन। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, मैं कहूँ जी व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो मुझे दो एडवांटेज चाहिए और दो डिसएडवांटेज, और सिर्फ आपने आई बिलीव की स्टेटमेंट जोड़नी है। आई बिलीव द टू एडवांटेजेस आर मे बी द इजी कम्युनिकेशन, और एक और बताएं, इजी कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, ये अच्छा आंसर दिया, ऑनेस्ट आंसर है, ठीक है। इजी कम्युनिकेशन है एंड एंटरटेनमेंट ऑन द गो है। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस?
एक तो मैंने चले बोल दिया एडिक्शन है, दूसरा टाइम वेस्टिंग, स्क्रीन टाइम इज टू मच। चलिए हम स्क्रीन टाइम ले लेते हैं। टू मच स्क्रीन टाइम इफेक्टिंग द आइज, डिसएडवांटेज होगी। तो कोई मुश्किल है? जब आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखना होता है, अभी मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ ना कि लिखना क्या है, मैं आइडिया जनरेशन पे नहीं जा रहा, अभी वो टास्क अचीवमेंट के अंदर है। तो थीसिस स्टेटमेंट का मतलब पता है, आपने एक सिंपल लाइन के अंदर आंसर देना है एग्जामिनर को, एक्सप्लेन नहीं करना। अब आंखों पे कैसे इफेक्ट आएगा, हम क्यों इसको कह रहे हैं कि ये टाइम वेस्टिंग है, हम क्यों इसको कह रहे हैं ये एंटरटेनमेंट है, हम क्यों कह रहे हैं कि इजी कम्युनिकेशन, वो तो एक्सप्लेनेशन है ना, वो तो आगे पैराग्राफ्स में आती है। सो इंट्रो के अंदर वी आर जस्ट स्टिक टू द पैराफ्रेजिंग, एंड वट एवर द क्वेश्चन इज वी जस्ट ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन इन जस्ट वन सिंपल लाइन। सिर्फ उसके अंदर आई बिलीव या इन माई ओपिनियन आपने ऐड करना होता है, क्योंकि आइल्स की रिक्वायरमेंट है कि इसको पर्सनल स्टेटमेंट बना के दे, ओपिनियन दे साथ। हाँ जी, आर वी गुड ऑन दिस थिंग? यहां तक ओके है? ठीक है, मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, एक स्टेटमेंट लिखें, और जितनी देर में मैं उसका आंसर ओपन करूंगा आई बिलीव कि आप मुझे उसको पैराफ्रेज कर देंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ जो आज के हमारे ऐसे का टॉपिक है मेन। हाँ जी, सब रेडी है? बोल देगी। ओके जी, स्टेटमेंट सेज जी, इन सम कंट्रीज, इन सम कंट्रीज, comma, many more people, many more people are choosing to live alone. Many more people are choosing to live alone nowadays. मैं रिपीट कर रहा हूं, इन सम कंट्रीज, कॉमा, many more people are choosing to live alone nowadays. सेंटेंस कंटिन्यू करना है। Then in the past, THAN वाला देन है, then in the past, और पास्ट के बाद फुल स्टॉप लगा दें। मैं स्टेटमेंट दोबारा पढ़ रहा हूं, इन सम कंट्रीज, कॉमा, many more people are choosing to live alone nowadays than in the past, full stop. New line, what are the advantages and disadvantages of this development? What are the advantages and disadvantages of this development? क्वेश्चन मार्क लगा। हाँ जी, किसी की स्टेटमेंट मिस तो नहीं हुई है? ठीक है, आपका आज का क्वेश्चन का टॉपिक ये है, लोग शहरों में रह रहे हैं आज की निस्बत ऐसे एज कम्पेयर टू द पास्ट। इसी स्टेटमेंट को रीराइट कर दें, पैराफ्रेज, ऑलरेडी वकैब आपके पास है जो मैंने आपको वकैब कराई वो इसी क्वेश्चन की थी, और मुझे एक थीसिस का एक आंसर दे दें, एक लाइन में आंसर दे दें कि इसके फायदे हैं और इसके नुकसान के, उस स्टेटमेंट में आई बिलीव लगा देना है बस आपने। एग्जैक्टली पहले आपने क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना है और उसके बाद एक लाइन में मुझे इसका आंसर दे दें। हाँ जी, समझ आ गया क्या करने लगे? ठीक है जी, जैसे ही कर ले फिर मुझे बताएं, फिर हम बात शुरू करें। पैराफ्रेज एंड देन द आंसर। Alright, you on top, this is a statement of your essay today. That's in this one. इसको हम बोलते हैं टॉपिक और इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन। आइल्स में एक स्टैंडर्ड स्टाइल है, उन्होंने पहले आपको कोई ना कोई टॉपिक देना है और उसके ऊपर उन्होंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ लेना है। गुड। आपकी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने उस टॉपिक को रीराइट करना होता है, जिसके लिए हमें पैराफ्रेजिंग चाहिए, वोकैबुलरी चाहिए, एंड वी डिड एक्सरसाइज। यहाँ तक पहुंचना कैसे? एग्जाम है तो ये वन शॉट है, मगर उसको करने का तरीका ऑब्वियसली आपके पास आ गया। अब आप जितने क्वेश्चंस करते जाएंगे, उनकी वोकैब पे काम करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, वहीं से आपकी टॉपिक वोकैब भी तैयार हो जाती है। दूसरा, उसने आपसे सवाल पूछा तो सवाल का हमने एक लाइन में आंसर करना होता है, तो आंसर उसका मैंने बोल्ड कर दिया जस्ट टू गिव यू एन आइडिया के आंसर क्या है। कई बार हम अपने आइडियाज को इंट्रो में डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो हम सिंपल स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जनरल स्टेटमेंट। अगर आप ऊपर वाले पैराग्राफ की पढ़े तो सिंपल लिखा है कि जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, मगर मेरे ख्याल से दोनों बैलेंस्ड। अभी राइटर की अपनी ओपिनियन है,
आप ये भी कह सकते थे कि इसके फायदे ज़्यादा नुकसान कम है, आप ये भी कह सकते थे नुकसान ज़्यादा फायदे कम है, या आप दरमियान में भी आ सकते हैं, क्योंकि जब भी ओपिनियन देनी होती है वो पार्शियल भी हो सकती है या वन साइडेड भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स। अगर आप दूसरे में देखो तो सिर्फ एक लाइन ऐड की है, ये बिल्कुल वही है एक्चुअली। अब आप राइटर को ये बताना चाह रहे हैं कि मैं किस बेस पे इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो राइटर के मुताबिक वो इसको सोसाइटल चेंजेस पे और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे या कल्चरल नॉर्म्स की बेस पे इसको डिस्कस करने वाला है। उसने शुरू में ही अपने आइडियाज का एक डिस्क्लोजर दे दिया। आइट्स में दोनों चल जाता है, गुड। आमतौर पे ये स्टेटमेंट स्टूडेंट तब लिखने पे मजबूर हो जाता है जब उसने थिंकिंग प्रोसेस नहीं किया, तो उसको पता ही नहीं था मैंने लिखना क्या। स्टूडेंट को लगता है कि जब हाथ चलेगा या कीबोर्ड पे जब मैं किसी की को प्रेस करूंगा तो आमद होगी अचानक, मैंने ए दबाया आमद हो गई, अच्छा ये लिखो आगे, मैंने फिर स्पेस का बटन दबाया फिर आमद हो गई, आमद आती जाएगी, मैं लिखता जाऊंगा, कोई टाइपिंग करवाएगा मेरे से। वो फिर पहले ये लिखते हैं, फिर जैसे जैसे आमद होती है फिर लिखते जाते हैं। और जो थोड़े से समझदार स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं यार पहले सोच लेते हैं, आमद को पहले आने दो फिर लिखेंगे। सो थिंकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस। आपने जो लिखना है पहले सोचना है, क्योंकि अगर सोच लिया तो फिर आप वोकेबलरी और ग्रामर के स्ट्रक्चर्स पे फोकस कर सकते हैं लिखते हुए। अच्छा वर्ड कौन सा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मैं लफ्जों को कैसे जोड़ूं, लाइन कैसे बनाऊं। और अगर आप आमद पे काम करें तो आमद पे काम होगा, फिर वोकेबलरी और स्ट्रक्चर आउट हो जाएंगे। इसलिए फिर ऐसे कई बार ऑफ टॉपिक होते हैं, क्योंकि आमद तो कई बार हमें किसी और तरफ ले जाती है। कई बार हम बैठे बैठे इंग्लैंड भी पहुंच जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, अच्छा वहां पे जाके भी तो अकेले रहना है, क्या फायदा होगा मुझे। हाँ जी, अभी गेटिंग इट। अब मुझे बताएं, पैराफ्रेजिंग और थीसिस स्टेटमेंट की समझ आ गई है? ठीक है। ये एक ऐसा काम है जिसपे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है एग्जाम में, क्योंकि वो कैब आती नहीं है, वहीं पे से रुक जाते हैं कि अब इसको लिखना कैसे, वो कैब कहाँ से लेके तो वो कैब माय डियर फ्रेंड्स पहले तैयार करेंगे। अब जितने क्वेश्चंस आप करते जाएंगे, सिंपली अभी आपने पूछा था कि कैसे करना है, अब जैसे यहाँ पे लिविंग अलोन आ गया, आपने इसकी वकैब निकाल ली है, फिर इस फॉर्म में यहाँ पे आ गया मैनी मोर पीपल। अभी किसी भी पेपर के अंदर अगर ये यूज कर लेते हैं तो आप ऑलरेडी वकैब होल्ड करते हैं, आप उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कई बार वो कंपैरिजन करते हैं पास्ट के साथ फ्यूचर के साथ, तो आपको पता है मैंने वर्ड्स कौन से लगाने हैं इसकी जगह। इसी तरह इन सम कंट्रीज, कभी आते हैं इन मैनी कंट्रीज, आपको बताइए यार इसको चेंज कैसे करना है आप। सो वंस यू स्टार्ट वर्किंग लाइक दिस, ऑब्वियसली यू हैव योर ओन वोकैबुलरी विद यू। हाँ जी, आई बिलीव ये अच्छे से बात आपके जहन में बैठ गई है। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछे नहीं है, तो फिर हम आपको कोहेजन कोहेरेंस पे चलते हैं। गुड। ऑलराइट, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने ऐसे के दूसरे पार्ट पे, ठीक है। ये वाला पार्ट जब करेंगे तो हमारा ऐसे ऑलरेडी सारा ग्रिप में आ जाएगा। जब आपने इंट्रो का पैराग्राफ लिख लिया है, नाउ यू आर लेफ्ट विद द मेन पोर्शन ऑफ द ऐसे, जिसको हम बॉडी ऑफ द ऐसे बोलते हैं। आइट्स के पेपर के मुताबिक इसमें कम से कम दो पैराग्राफ्स होने चाहिए, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे दो बातें पूछते हैं। जैसे आज के पेपर में उसने एडवांटेजेस पूछे हैं और डिसएडवांटेजेस पूछे हैं। सिंपल थीम ये है कि आपने एक पैराग्राफ में सिर्फ एडवांटेजेस की बात करनी है और एक में डिसएडवांटेजेस की। आपने इसको मिक्स एंड मर्ज नहीं करना। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट आइट्स डोंट लाइक दिस थिंग। वो कहते हैं कि यार थीमेटिकली लिखें, एक पैराग्राफ में एक ही तरह की बात करें, एडवांटेजेस हैं तो पहले वो सारे बता। क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपने अभी खुद देखा है कि उसने दो पूछे एडवांटेजेस, तो मिनिमम दो तो लिखने पड़ेंगे अब, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक लिखेंगे तो आपकी टास्क अचीवमेंट नहीं हो, आप पूरा आंसर नहीं कर रहे। एग्री? ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्मूला यहाँ पे है, और इस फॉर्मूले को सीखने के लिए फिर हम अभी एक्सरसाइजेस पे चलेंगे। फॉर्मूला ये है कि आपका जो मेन आइडिया है, ठीक है, अब इसमें दो एडवांटेजेस लिखने हैं, तो एक जनरल स्टेटमेंट भी आ सकती है कि देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ लिविंग अलोन, ये आपकी एक टॉपिक स्टेटमेंट बन जाएगी। या आप उसी में कह सकते हैं कि लिविंग अलोन हैज सेवरल एडवांटेजेस सच एज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ स्किल लर्निंग। और उसके बाद आप कहते हैं फर्स्टली, और आप अपने पहले आइडिया को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, उसकी एग्जांपल देते हैं, और फिर आप सेकेंडली करके वो जो आप सेल्फ स्किल्स की बात करें उसके ऊपर बात कर सकते हैं। या आप स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर सकते हैं कि फर्स्टली लिविंग अलोन गिव्स यू
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो वो जो भी स्टेटमेंट है वो सबसे पहले आती है, और उसी बुलेट की जो आखिरी स्टेटमेंट एंड पे आती है, दरमियान में सारी इसकी एक्सप्लेनेशन होती है। आइल्स पीपल से कि आपने जो भी लिखना है, एक लाइन में पहले हमें आइडिया दें कि आप कहना क्या चाहते हैं, जस्ट वन लाइन। उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, उसकी जनरल बातें बताएं हमें कि ऐसा क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर उसकी हमें मिसाल दें। मिसाल के लिए देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द बुक एग्जाम्पल्स, यू कैन क्रिएट एग्जाम्पल्स इन द पेपर। आप एक झूठ एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट करती हो। इसलिए आप जब लिखते हैं कि इन माई एक्सपीरियंस, या आई बिलीव, या आई हैड एक्सपीरियंस, माई ब्रदर हैड दिस एक्सपीरियंस, माई फैमिली मेम्बर्स हैड दिस एक्सपीरियंस, तो वो एक पर्सनल एग्जाम्पल होती है, उसका कोई रेफरेंस देने की कहीं पे ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप किसी बुकिश एग्जाम्पल पे चले जाते हैं, किसी न्यूज़ की एग्जाम्पल या किसी मैगजीन की एग्जाम्पल, तो फिर आपको रेफरेंस भी देना पड़ता है साथ, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बेहतर है कि खुद से क्रिएट कर लें। मैंने इसका पूरा पैराग्राफ जो है ना लिखा हुआ है, मगर मैंने उसको शफल कर दिया, ठीक है, और वो पेज आपके पास ऑलरेडी है। अब हमने करना कि हम आपको ये बताने लगे, ठीक है। इसको हम हाइड कर देते हैं, और वो जो अपना एक्टिवेट वाला पेज है ना, वो काइंडली जरा अगर आप ओपन कर लेंगे, ठीक है जी। ब्लैंक्स के नीचे ये कंक्लूजन वाला, इसको छोड़ दें अभी। आप सेकंड पेज पे जहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट वर्जन एक्सरसाइज 1। हाँ जी, सब पहुंच गए, डन हो गया। ये आपका एडवांटेजेस का पैराग्राफ है, पूरा लिखा हुआ है, कंप्लीट पैराग्राफ है, मगर इसमें सारे सेंटेंस तोड़ दिए हैं मैंने। मगर हिंट के तौर पे पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस आपको दे दिया है कि बात शुरू कहाँ से होगी। बात शुरू होगी द राइज इन वन पर्सन हाउस होल्ड्स। हाँ जी, कौन सा सेंटेंस है ये? सी वाला। कह लें कि आपका सबसे पहला जुमला ये है। और जो लिखा है परचेज देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ये कौन सा है? एबीसीडी में से कौन सा है? जी। जी, परफेक्ट हो गया, ठीक है जी। सो फहीम, इस पे स्क्रीन पे जरा मैंने लिखना, आपने नहीं लिखना काइंडली। ये मैं लाइनें आपकी मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी बुक है, ठीक है, इस पे सिर्फ मैं काम करूंगा। ये आपका पहला सेंटेंस है, मीन्स के पैराग्राफ शुरू यहाँ से होगा, और ये वाला आपका आखिरी सेंटेंस है। अब दरमियान वाले आपने जोड़ के तरतीब बनानी है। मगर आना ऐसे चाहिए कि पहले आइडिया की एक्सप्लेनेशन, उसकी एग्जांपल, फिर दूसरा आइडिया, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी एग्जांपल, और एंड आपके पास है ये। तो इनकी सीक्वेंसिंग की नंबरिंग कर लें। लाइक आपने मुझे बताना है कि जैसे सी पहले आएगा, फिर एंड पे मे बी आप कह लीजिए फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, इस तरह करके आपने मुझे सीक्वेंस देना है, ताकि तरतीब बनती जाए। हाँ जी, आर वी गुड? ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा हार्ड लेवल पे बनाया है, ये थोड़ा सा इजी नहीं है, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, तब जाके जुमले आपके जुड़ेंगे, ठीक है। चले जी, ये जो हमारी एक्सरसाइज है बेसिकली कोहेरेंस एंड कोहेजन की है, कि तरतीब कैसे बनानी है, ये हम सीख रहे हैं, ठीक है जी। मैं आपको इसके लिए 3 to 4 मिनट्स दूंगा, चलिए 5 मिनट्स ले, 5 मिनट्स के बाद हम इस पे बात करते हैं। एक्सरसाइज 1 करनी है सिर्फ। हाँ जी, किसी को एम्बिग्यूटी तो नहीं है, समझ आगे क्या करने लगे? बस इसको तरतीब में लेके आना है, जुमलों को तरतीब बनाना है, ताकि एक लॉजिकल फ्लो बने इंफॉर्मेशन का, ठीक है जी। 5 मिनट्स एंड विल टॉक अबाउट इट। और जी, मैं इधर सीक्वेंस टाइप कर देता हूँ ताकि ना आपको जरा फॉलो करने में आसानी हो जाए। हाँ जी, सबसे पहले कौन से? सी। उसके बाद जी? उसके बाद एफ है सर। उसके बाद ई। जे है। ई उसके बाद? एफ के बाद जे है। ई के बाद? एफ के बाद ए इज करेक्ट, देन एच, देन डेल्टा डी, देन नाच जे, देन आई, then we have B, and the last is जी। G. That is the correct sequence. C, F, E, A, H, D, J, I, B and G. अगर आपका थोड़ा थोड़ा आगे पीछे भी हो गया कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है। ये एक सेंटेंस के भी आगे दो दो तीन तीन हिस्से किए हुए हैं। तो ये एक्चुअली साथ थोड़ा थोड़ा ग्रामर की एक्टिविटी भी हो रही थी, मगर कोई बात नहीं, मेन मेरा फोकस है कि आपको कोहेजन समझ आ जाए। कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, ठीक है।
अगर एक तो आइडिया सर आपने पूरा पहले ले इसमें लिया और एक जस्ट टू बाद में ले ऑप्शंस लिया आगे दैन। पीछे। जी सर, क्या पूछ रहे थे सर? ऑनलाइन मैं फ्रेंड्स। कहता इसमें सर, सर दो ऑप्शंस जो है ना बस मेरे आगे पीछे है। मैं एक ई वाला उसकी जगह जे लिख दिया था। ठीक है, और हाँ, बल्कि वो उसके बाद इंटरचेंज है। ऑलमोस्ट दैट्स सेम फाइन, ही। कोई बात नहीं। अगर आपने इसका कोई आधा सीक्वेंस भी सही निकाली ना, इट मीन्स वी आर गोइंग राइट। ठीक है। अब देखिए, आपको अगर मैं सीधा सीधा बताऊं कि यार तरतीब में लिखना है, पहले आइडिया लिखा करें फिर उसको एक्सप्लेन करें। कई बार स्टूडेंट शायद उसको इतनी अहमियत नहीं देते लिखते हुए। एग्जाम में इसके नंबर है आपको, ठीक है ना, सीक्वेंस में जाना होता है। ये एक्सरसाइज करवाने का मतलब ये था कि आपको सीक्वेंस की अहमियत पता लगे कि यार इसको अरेंज करना है इज वेरी इंपॉर्टेंट। तरतीब में लिखना चाहिए। हम बात कर रहे हैं हाई बैंड की। अगर आपका लो बैंड है, थोड़ा आगे पीछे भी कर देंगे तो अगेन हम 4.5 5.5 पर आराम से फॉल कर सकेंगे। मगर अगर हम अच्छा बैंड चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली सिक्वेंशियल ऑर्डर, प्लेसिंग ऑफ द कनेक्टर्स, प्लेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गुड। इस पैराग्राफ को जरा आप सीक्वेंस में देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसका जो आंसर है वहां से इसको कॉपी करने लगा हूं। इसको पेस्ट कर देते हैं ताकि आपका एक ऐसे पूरा हो जाए। ओके जी, अब इस पैराग्राफ को जरा सीक्वेंस से पढ़ें। सीक्वेंस से पढ़ के मैं जल्दी से बताएं, इज इट मेकिंग सेंस? इन द मीन टाइम मैं इस पर थोड़ी सी मीनाकारी कर लेता हूँ। दिस वन इज योर टॉपिक स्टेटमेंट, जिसमें से क्या है कि दो फायदे हो सकते हैं। उसके बाद इंडिविजुअली को लेके चल रहा है वो, जितना मैं ब्लू में कर रहा हूँ दिस इज वन पॉइंट। इंडिविजुअली पीपल हु लिव अलोन, ये सारा उसकी सेल्फ रिलायंट कंपेयर टू दोज लिविंग विद फैमिली एक्सप्लेनेशन है। और आगे जो इसी की एग्जांपल है, लेट्स टेक इट इन ग्रीन। essential life skills like cooking, cleaning, paying bills, managing a budget, ठीक है। And this increase in independent individuals is a beneficial development. अब ये जो ब्लू और ग्रीन है ये पूरा वन पॉइंट है, जो कि बुलेट है उसकी आगे लाइक कह दें कि यहाँ पर आइडिया आ गया। ये आगे उसकी इंडिविजुअली से एक्सप्लेनेशन है और आगे एग्जांपल है। अगर जो मैंने रेड लाइन में अंडरलाइन किया है, अगर हम ये लाइन उड़ा देते हैं, हम सिंपली इसको फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर देंगे जी। फर्स्टली वन पर्सन हाउस होल्ड इज गोइंग टू बी द मेजर एडवांटेज। और उसके बाद हम बात करें कि पीपल लिविंग इंडिविजुअली, सारा एक्सप्लेन कर दें। तो हम इसको एक जुमला बना लें, वो हमारा एक लाइन आ जाएगी, फिर एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, मीन्स आइडिया, एक्सप्लेन और एग्जाम्पल। फॉर्मूला ऐसे एग्जीक्यूट करना है हमेशा। सबसे पहले आइडिया, उसकी एक्सप्लेनेशन और फिर उसकी एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन मर्ज हो सकते हैं, इसको मिला के भी लिखा जा सकता है, बट अगेन दैट डिपेंड्स कि आपने इसको कैसे किया। हाँ जी, अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया की एग्जाम्पल है दैट इज फाइन, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल एक पैराग्राफ में होनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई ऐसी एग्जाम्पल है जो दोनों पॉइंट्स को रिलेट कर रही है, दैट इज ऑल्सो ओके। अगर आपके दो डिफरेंट पॉइंट्स है तो बेहतर है कि दोनों की इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स हों। ये फिर हम अगेन हाई बैंड की बात करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो बैंड थोड़ा सा स्लैश हो जाता है इसके। हाँ जी, एक पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, ठीक है। व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं आपको ये जो दूसरी एक्सरसाइज है ये मैं स्किप करवा रहा हूँ। हम सिंपल सिर्फ कंक्लूजन पे चलते हैं ताकि हमारा जो है ना ऐसे कंप्लीट हो जाए। ये जो एक्सरसाइज 2 है ना अभी नहीं मैं करवाऊंगा, ये समझे, आपका होमवर्क है, आपने होमवर्क में कर लेनी रीअरेंज की। अब आ जाते हैं हम ये अपनी कंक्लूजन वाली पे। कंक्लूजन का भी एक फॉर्मूला है आइल्स के अंदर। पहले हम जरा फॉर्मूला अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आप जब भी आइल्स में कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखते हैं तो बेसिकली आपका जो दो मेन पैराग्राफ्स है, दिस वन एंड दिस वन, इनकी जो सारी एक्सप्लेनेशन है उनका एक्चुअली रिजल्ट क्या है, एनालिसिस क्या है दोनों का। तो आइल्स के पेपर में आमतौर पे हम इसको वन वन लाइन में लेके आते हैं, वन लाइन फॉर वन पैराग्राफ, वन लाइन फॉर वन पैराग्राफ, और उसके साथ हम सिर्फ अपनी ओपिनियन ऐड कर देते हैं।
इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम इंट्रो में भी यही करते हैं, हमने जो एक्सप्लेन करना उसको वन वन लाइन में लेके आते हैं, साथ कहते हैं कि जी मेरी ये ओपिनियन है। अगर आपने इंट्रो में ओपिनियन नहीं दी थी या आपने नहीं बताया, आपने सिंपली लिखा जी कि देर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीपल लिविंग अलोन, आपने बताया ही नहीं कि आप किस तरफ हैं, तो कंक्लूजन में आके इट इज मैंडेटरी दैट यू नीड टू टेल कि दोनों बराबर हैं या आप किसी एक तरफ टिल्ट हैं। इसको हम बोलते हैं क्लियर ओपिनियन, साइड लेनी होती है। ओके, प्लस जो आपने मेन पैराग्राफ्स में लिखा है उसको वन वन लाइन में लेके आना होता है। हम सिर्फ कंक्लूडिंग वाली जो है ना एक्टिविटी वो कर लेते हैं, उसके बाद हम ऐसे को एक वन रीड करेंगे, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। अभी आपके जुमले लिखे हुए हैं ए से लेके ई तक, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। अगेन पहला सेंटेंस लिखा हुआ है इन कंक्लूजन से स्टार्ट हो रहा है, और जो इसका लास्ट सेंटेंस है फॉर इंडिविजुअल्स एंड द इकोनॉमी पे है। ये मुझे जरा जल्दी से इसकी सीक्वेंसिंग सेट कर दें। सो दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस एंड दिस इज योर लास्ट। हाँ जी, नहीं पहुंचा, ब्लैंक्स के बिल्कुल नीचे होगा, पहले पेज पे देखें। क्या? चलिए ठीक है, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, यहां से देख के कर लें जी, यहां से देख के रीअरेंज करके अपनी बुक्स पे लिख लें, मे बी वो पेज उनसे मिस होगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। हाँ जी, विजिबल है जो पीछे बैठे हैं सबको, फ्रेंड्स ओके, ठीक है। सो दिस इज नंबर वन स्टेटमेंट एंड दिस वन इज द लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट कर देते हैं। ये बाकी जरा एडजस्ट कर लें बीच में। हाँ जी, वी हैव सीक्वेंस। ऑलराइट जी, दिखाएं जी। पहला तो आ गया आपका सी, उसके बाद जी ए, उसके बाद ई, ई, सो देन ई, डी डी, और देन बी। और फिर बी। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है, सी ए ई डी एंड बी। ओके जी, इसको अब मैं जरा साइड पे करता हूँ। अब आपको पूरे ऐसे देते रीड करने के लिए, एक बार उसको तसल्ली से रीड कर लें, ताकि हम जो आज सारी एक्टिविटी की है पैराफ्रेजिंग की और वो कोहेजन एंड कोहेरेंस की, वो एटलीस्ट आपको एक बार ओवरऑल एक सिनेरियो मिल जाए। ठीक है, आई विल जस्ट डिस्प्ले दी आंसर। जिसके इंट्रो को मैंने ब्लॉक कर दिया क्योंकि ये एक ही लिखना होता है, मैंने दो लिखे हैं सिर्फ समझाने के लिए आपको, अदरवाइज वन इज मोर देन इनफ। दैट्स द कंप्लीट ऐसे। ऑनलाइन फ्रेंड्स आप जरा स्क्रीन से पढ़ लें, और जो मेरे बाकी दोस्त हैं इनको मैं हैंड आउट दे देता हूँ। ऑलराइट जी, अभी हमने जो सारी स्टोरी सुनी है, सिंपली एग्जाम में आपको इतना पोर्शन आता है, क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शंस, जिसमें क्वेश्चन या तो बोल्ड होगा या अगेन बाकी कुछ मार्जिन में नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन मार्जिन में होता है। ये सजेशन है, और ये आपके लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि एटलीस्ट कितने वर्ड्स होने चाहिए, और ये साथ आंसर लिखने की इंस्ट्रक्शन है। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें तो इसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने फॉर्मूला आपको दिया हुआ है जो हम आपको कह रहे हैं करने के लिए। वो आपसे कहते हैं जी रीजंस दें, आंसर्स दें और एग्जांपल्स दें। इसका मतलब है कि आंसर इज बेसिकली द आइडिया,
आइडिया हमेशा वन लाइन या वन वर्ड में भी आ जाता है। हम लाइन की बात करते हैं क्योंकि अब हम राइटिंग कर रहे हैं तो हम बुलेट्स नहीं लिख सकते, वी हैव टू गिव इन अ सेंटेंस। और आइल्स के पेपर में नो हेडर्स नो बुलेट्स, ठीक है, सिंपली अपने पैराग्राफ्स लिखने हैं। रीजनिंग इज बेसिकली द एक्सप्लेनेशन व्हाई यू आर सेइंग दिस, अपने आइडिया को सपोर्ट करना होता है जनरल बातों से, और फिर उसको फर्दर सपोर्ट करने के लिए आप उसके लिए एग्जांपल्स देते हैं। तो एक आइडिया, एक एग्जांपल। और कभी कभी आपके पास ऐसे एग्जांपल होती है कि आप जो दो आइडियाज लिखना चाहते हैं वो दोनों को कॉम्प्लीमेंट करती है, इसलिए दो आइडियाज और एक एग्जांपल जो दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर दो। और कभी कभी आपके पास एग्जांपल जेन में नहीं आएगी एग्जाम में, तो कोई बात नहीं, फिर जिसकी आती है उसके साथ लिख लें। मगर वो अगर एक आइडिया की एग्जांपल है तो उस आइडिया के साथ ही लिखनी है, फिर सिर्फ दूसरा आइडिया एक्सप्लेन कर, ताकि आपका सीक्वेंस ना खराब हो। कोहेजन एंड कोहेरेंस की आई थिंक आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। सो मिनिमम आपके 4 पैराग्राफ्स बनेंगे, जिसमें इंट्रो है, 2 बॉडी पैराग्राफ्स हैं, एंड द लास्ट वन इज द कंक्लूजन। और फिर हमने आज ये भी सीखा है कि हर इंडिविजुअल पैराग्राफ के अंदर भी एक तरतीब है, वो अगर आप खराब करते हैं डेफिनेटली इट विल इफेक्ट यू। फाइनली जो हमने चीज सीखी वो ये है कि हर पैराग्राफ को किस तरह आपने अटेंड करना है, हर पैराग्राफ की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। आइट्स में ऐसे जब भी सीखना है, आई ऑलवेज प्रेफर कि इसको पोर्शन में सीखे बजाय कि पूरा ऐसे। सिर्फ इंट्रोस पे काम करें पहले, उसके बाद सिर्फ बॉडी पैराग्राफ्स पे काम कर लें, उसके बाद कंक्लूजन्स पे काम कर लें, और फिर सारी चीज़ों को जलब कर। तो आपको ऐसे लिखते हुए परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप हर टाइम में सिर्फ एक पैराग्राफ को डील कर रहे हैं, आपको पता है अच्छा इसको क्या करना है, देन इट बिकम्स इजी। इस तरह समझने में और एग्जीक्यूट करने दोनों में आसानी है। जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर इसलिए हम आपके मॉक्स लेते हैं कि आप उसमें देखिए कि ओके जो मैंने एक एक करके सीखा है वो मैं क्या इकट्ठा एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। और जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी इवेंचुअली आप उसको लैंड करते हैं। अब मैं इसकी दोबारा डिटेल्स पे नहीं जा रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि डिटेल्स कैसे आ रहे हैं। बाकी जिसमें बोल्ड है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, एज सच उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जितने वर्ड्स बोल्ड हैं ये सारे कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स मीन्स जो कि कोहिजन को सेट करते हैं, पहले क्या आ रहा है इसके बाद क्या आ रहा है, मेरी एग्जांपल्स कहाँ पे आ रही हैं। तो कनेक्टर्स जो है ना वो कोहिजन के लिए होते हैं आपको, जिसमें आप एग्जामिनर को काइंड ऑफ गाइड करते हैं कि अब मैं क्या कहने लगा या आगे क्या लिखा हो। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, आर वी गुड? ऐसे इसको अब तैयार कैसे करने समझ आ गया? ठीक है, एक जनरल रूल, आपके पास अगर आइडियाज नहीं है लिखने के लिए तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीकाकार है कि ट्राई टू रीड एज मच एज पॉसिबल। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आइट्स के कोई भी सैंपल आंसर्स इंटरनेट पे जाके पढ़ लें, ठीक है। मगर जब आप सैंपल आंसर्स पढ़ें काइंडली सिर्फ वोकेबलरी और आइडियाज को पिक करना है। स्ट्रक्चर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जैसे मैंने बताया वैसे लिखना है। सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है जैसे आपको बताया वैसे ही करना, उस पर कुछ नहीं करना। बाकी जहां से जो मर्जी पढ़े वो लिखा हुआ है वो अपनी जगह पे, ठीक है, हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बट आपने बस उसमें से वोकेबलरी और आइडियाज निकालने हैं, ताकि अगर आपको कोई भी टॉपिक है तो आप थोड़ा सा रिकॉल करके कोई ना कोई आइडिया जोड़ के तोड़ के अपने ऐसे का एक कंटेंट तैयार कर सके, क्योंकि आता होगा तो फिर आप काम कर लेंगे। हाँ जी, ऑल सेट? ऑनलाइन फ्रेंड्स कोई सवाल तो नहीं है? ऑनलाइन फ्रेंड्स वी गुड? ठीक है, चलो गॉट इट, आ गया है। हम इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं।